नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस में जो आतंक के राज्य की स्थापना हुई थी उस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वह है नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। फ्रांस में आतंक के राज्य का स्वरूप और उसका प्रभाव। तो मित्रों, आतंक के राज्य के बारे में बात करने से पहले हम फ्रांस के क्रांति के उपरांत फ्रांस की राजनीति में प्रभावशाली दो दलों के बारे में बातचीत कर लें, जिन्हें कहा जाता था जिरोंदिस्ट और जैकोबिन। जिरोंदिस्ट दल जो था वो गणराज्य में विश्वास रखने वाला दल था और फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में एक प्रांत है जिरोंद। तो अक्सर जो इसके बहुत सारे जो सदस्य थे वो वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जिरोंदिस्ट कहा जाने लगा। इनके जो प्रमुख नेता थे उनमें वर्जनियाद, इंसार, मादाम रोला, कोंदोर्स, दुमुरिये इत्यादि थे। ये लोग पेरिस में रहते थे। वहाँ इन्होंने अपना एक क्लब बना रखा था और वहाँ पर अपना ये राजनीतिक विचार विमर्श वगैरह किया करते थे। तो जिरोंदिस्ट दल के जो सदस्य थे वो बहुत ही लिबरल किस्म के थे, यानी उदारवादी किस्म के थे। वो उग्रवादी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे और शांतिपूर्वक राज्य परिवर्तन करना चाहते थे। खून खराबे वगैरह में इनका विश्वास नहीं था और ये लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे कि समस्याओं का निदान हो। जैकोबिन्स का जहाँ तक सवाल है, जैकोबिन लोग जो थे ये भी एक राजनीतिक दल था फ्रांस का और पेरिस में ये लोग भी रहते थे और इनकी जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी वहाँ एक किराए के मकान में पेरिस में हुआ करती थी, जिसको जैकब का गिरजा कहा जाता था। उस मकान को धीरे धीरे प्रारंभ में इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इनकी संख्या बढ़ती गई और इन्होंने जो है अपने समूह को जैकोबिन क्लब का नाम दे दिया। और जैकोबिन क्लब में जो भाग लेने वाले लोग जो थे वो पहले गुप्त रूप से अपनी बैठकें वगैरह किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने आम जनता के लिए अपने क्लब को खोल दिया और इस तरह से जो है धीरे धीरे उसमें आम जनता भी शामिल होने लगी। पर इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा वो बहुत उग्र विचारधारा थी जो है। अब जैसे इस दल का जो नेता था हैबर, वो कहा करता था कि टू बी सेफ यू मस्ट किल ऑल, यानी कि सुरक्षित रहने के लिए आपको सबकी हत्या कर देनी चाहिए, यानी जो विरोधी हैं उनकी। और इस दल की जो जैकोबिन दल था, इस दल की सबसे बड़ी विशेषता थी अनुशासन। इनका जो संगठन था वो बहुत सुदृढ़ था और तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है जनता में ये बड़ा लोकप्रिय हो रहा था। तो फ्रांस की क्रांति के उपरांत गणराज्य की स्थापना के लिए इन दोनों दलों में संघर्ष हुआ। इन दोनों दलों में संघर्ष होने के बाद जो है इसमें जैकोबिन जो है वो विजयी हुए और विजयी होने के बाद जो है उन्होंने जिरोंदिस्ट दल के अनेक नेताओं का वध करवा दिया और तो इस तरह से जो है इन्होंने एक शासन की स्थापना की जो कि आतंक का राज्य कहा जाता है। मित्रों, डेविड थॉमसन के शब्दों में आतंक के राज्य की स्थापना पुरानी व्यवस्था के अंत, आंतरिक क्रांति तथा विदेशी आक्रमणों के कारण हुई थी। जिरोंदिस्ट दल के नेताओं के वध के पश्चात जैकोबिन दल की काफी उन्नति हुई एवं सितंबर 1793 से लेकर जुलाई 1794 ईस्वी तक फ्रांस पर जैकोबिन दल का ही प्रभाव रहा। इस दल के लोग प्रारंभ से ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि उग्रवादी विचारधारा के थे एवं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित और अनुचित सभी साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते थे। मित्रों, क्रांति विरोधी
भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना ही जैकोबिन दल का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक फ्रांस में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया जिसे फ्रांस के इतिहास में आतंक के राज्य के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में यानी कि सितंबर 1793 से जुलाई 1794 के बीच हजारों व्यक्तियों पर क्रांति विरोधी होने का संदेह करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक अनुमान है कि केवल पेरिस में ही यह संख्या हजारों से अधिक थी। बहुत अधिक पैमाने पर या बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति विरोधियों की हत्या होने के कारण लोगों में आतंक छा गया और यह काल आतंक के राज्य का काल कहा जाने लगा। इसी समय मेरी अंतोइनेट और मादाम रोलां को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मेरी अंतोइनेट और मादाम रोलां फ्रांस के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं और आपने इनका नाम निश्चित रूप से सुना होगा। और तो इनको भी खास करके मादाम रोलां जो है, मादाम रोलां को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जो है पूरी तरह से आतंक के राज्य की स्थापना फ्रांस में कर दी गई। तो मित्रों, जैकोबिन दल के सदस्यों ने आतंक के राज्य की स्थापना के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों का उपयोग किया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने 3 साधनों या 3 उपायों से आतंक के राज्य की स्थापना की। इन्होंने, जिसे कहा जाता है, एक तो सार्वजनिक रक्षा समिति, दूसरा सामान्य सुरक्षा समिति और तीसरा क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना थी। ये वो 3 साधन थे जिनसे आतंक के राज्य की स्थापना फ्रांस में की गई। सबसे पहला जो साधन था वो सार्वजनिक रक्षा समिति थी। सार्वजनिक रक्षा समिति की स्थापना अप्रैल 1793 ईस्वी में की गई। इस समिति का उद्देश्य था राजा के स्वेच्छाचारी शासन का अंत करना और क्रांति विरोधियों का दमन करना। प्रारंभ में सार्वजनिक रक्षा समिति के सदस्यों की संख्या 9 थी, किंतु बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया। इसमें जो जैकोबिन दल के प्रमुख नेता थे उसमें वो शामिल थे, जैसे रॉबस्पियर, दांते, सेंट जूस्ट इत्यादि। जैकोबिन पार्टी के ये लोग जो है वो मुख्य सदस्य थे और इनका ही इस पार्टी में बोलबाला था। समिति की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों को असीम अधिकार प्राप्त थे। जनतंत्र के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए यह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकती थी, यानी कि इसे बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। सामान्य सुरक्षा समिति की स्थापना देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। ये जो दूसरा साधन था, मैंने बताया आपको, सामान्य सुरक्षा समिति। तो सामान्य सुरक्षा समिति की स्थापना देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। इसके 21 सदस्य थे एवं सभी को पुलिस के उच्च अधिकार प्राप्त थे। जिस किसी व्यक्ति पर गणराज्य विरोधी या जनतंत्र विरोधी होने का जरा सा भी संदेह होता था, उसे यह समिति गिरफ्तार करवाकर जेल भेज देती थी। और नेशनल कन्वेंशन ने एक कानून पास किया था जिसे कहते थे लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स। तो जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को
केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तीसरा जो साधन जैकोबिन दल ने अपनाया वो था क्रांतिकारी न्यायालय। क्रांतिकारी न्यायालय में शंका के आधार पर पकड़कर भेजे गए व्यक्तियों को सजा सुनाई जाती थी। यहाँ पर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। इस न्यायालय की स्थापना संभवतः इसी उद्देश्य से की गई थी कि क्रांति विरोधियों को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सके। मित्रों, क्रांति विरोधियों को तो मौत के घाट उतारा ही जा रहा था, लेकिन इस बहाने जैकोबिन दल के जो नेता थे वो अपने विरोधियों को भी मौत के घाट उतार रहे थे। अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भी इस न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई। आतंकपूर्ण राज्य के ये 3 प्रमुख साधन थे। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को मौत की सजा देने में ये समितियां बिल्कुल भी हिचकती नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई कि फ्रांस में आतंक फैल गया। लोग जैकोबिन दल के नाम से ही थर-थर कांपने लगते थे। लोगों में एक भय व्याप्त हो गया था, पता नहीं कब किसको पकड़ करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाए। तो ज्यों-ज्यों क्रांति के शत्रु परास्त होते गए, त्यों-त्यों आतंक के राज्य के संबंध में जैकोबिन दल के सदस्यों में ही मतभेद होता गया। मित्रों, फ्रांस पर से खतरा टल गया तो कुछ सदस्य इसे अनावश्यक समझने लगे। यानी उनका ये कहना था कि अब इतने ज़्यादा आतंक की आवश्यकता नहीं है, अब केवल संदेह के आधार पर ही देशवासियों का वध कर देना ठीक नहीं होगा, अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। दांतो, जो कि जैकोबिन दल का एक प्रमुख सदस्य था और जिसने कि हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आतंक के राज्य में, अब उसे भी ये महसूस होने लगा था कि अब बहुत ज़्यादा आतंक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो दांतो आतंक के राज्य के अंत का सबसे कट्टर समर्थक हो गया। लेकिन रॉब्सपियर जो है वो इसे अभी भी कायम रखने के पक्ष में था। उसका ये कहना था रॉब्सपियर का कि अगर डर या भय समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है जो कुछ भी किया धरा गया है जैकोबिन दल के द्वारा वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन दांतो ने इसका विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों में मतभेद बढ़ते गए और अंत में दांतो को मार्च 1794 ईस्वी में उसके साथियों सहित गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मित्रों, दांतो जो था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण नेता था जैकोबिन दल का। वो फ्रांस के जो है शैम्पेन प्रांत का रहने वाला था। वो एक कृषक परिवार से आता था। हालांकि उसके पिता बड़े प्रसिद्ध वकील थे। दांतो जो था स्वयं भी बड़ा प्रसिद्ध बैरिस्टर था और बड़ा प्रभावशाली वक्ता था, बहुत साहसी था। उसके विचार बड़े ही उग्र थे और दांतो जो है वो अपनी बैरिस्टरी उसने छोड़ दी जब फ्रांस में क्रांति हुई तो, और उसने अपनी बैरिस्टरी छोड़ करके जनता का नेतृत्व ग्रहण किया। यह उसकी देशभक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। तो मतलब ही वॉज ए ग्रेट फ्रेंच मैन टू द वेरी मैरो ऑफ हिज बोन। तो दांतो हालांकि प्रारंभ में अपने राजनीतिक जीवन के उसने कुछ समय राजतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे राजतंत्र के खोखलेपन की समझ आ गई और फिर वो गणतंत्र का समर्थन करने वाला हो गया। तो इस तरह से उसकी हत्या
जो है वो एक बहुत बड़ी घटना थी। अब रॉबस्पियर जैकोबिन पार्टी का सर्वे सर्वा हो गया। दांतों के बाद जैकोबिन दल के शासन पर रॉबस्पियर का एकाधिकार हो गया। रॉबस्पियर एक नए युग की सृष्टि करना चाहता था। रॉबस्पियर मित्रों, उसका जन्म 1758 ईस्वी में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और बचपन में ही जो है उसकी माता का देहांत हो गया था और उसका पिता जो है अपनी पत्नी के वियोग में कहीं चला गया घर छोड़ करके। उसका पालन पोषण जो है उसके नाना ने किया। प्रारंभिक जीवन जो है उसका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आगे चल करके उसने जो है कानून की शिक्षा पाई और वो न्यायाधीश के पद पर भी जो है नियुक्त किया गया। तो इस तरह से जो है कई बार क्या होता था कि अपराधियों को मृत्युदंड देना पड़ता था तो उसे बड़ा खराब लगता था, इसलिए उसने नौकरी अपनी छोड़ दी। बाद में वो जैकोबिन दल का सदस्य बन गया। जैकोबिन दल का सदस्य बनने के बाद धीरे धीरे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नेता होता गया जैकोबिन दल का। तो इस तरह से रॉबस्पियर जो है वो चूँकि स्वयं ही बचपन में उसने बड़े कष्ट झेले थे तो वो खास करके गरीबों वगैरह के बारे में काफ़ी सोचता था। वो एक नए युग की सृष्टि करना चाहता था जिसमें न कोई अमीर हो न गरीब हो। आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने के लिए उसने कई कदम उठाए। जून 1794 में हजारों व्यक्ति मार डाले गए। अब आतंक और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था जैकोबिन दल का और उसकी अति हो चुकी थी। अतः लोग धीरे धीरे रॉबस्पियर से नाराज होने लगे और लोगों को ये भय सताने लगा कि इस तरह से तो एक दिन ये जो है ये सब कुछ समाप्त कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसलिए मित्रों रॉबस्पियर के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे, उसके खिलाफ योजनाएं बनने लगी और 27 जुलाई 1794 ईस्वी को रॉबस्पियर और उसके 92 साथियों को पकड़कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि रॉबस्पियर के साथ ही आतंक के राज्य का भी अंत हो गया। तो अब हम आतंक के राज्य का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था, इसका स्वरूप क्या था, उसके ऊपर बात करते हैं। आतंक के राज्य के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, उनमें मतैक्य नहीं है। कुछ इतिहासकारों का विचार यह है कि तत्कालीन फ्रांस की जैसी स्थिति थी उसमें आतंकपूर्ण राज्य की ही आवश्यकता थी। यानी कि क्रांति हुई थी, नई क्रांति हुई थी, बहुत सारे लोग जो थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी वगैरह जैसे विचार जो है वो फ्रांस में फैलें। तो इसलिए इन इतिहासकारों का कहना है कि भाई अगर क्रांति के सिद्धांतों को जिंदा रखना था और क्रांति को बचाना था तो उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी उसमें आतंकपूर्ण राज्य की ही आवश्यकता थी। एक क्रांतिकारी के शब्दों में यह एक संकट की तानाशाही थी। इसकी स्थापना यानी एक क्रांतिकारी जो है वो ये कहता है आतंक के राज्य को कि यह एक संकट की तानाशाही थी। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके क्रांति को, गणतंत्र को आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से बचाया जा सकता है। यानी कि निरंकुश शाही को या निरंकुशता को समाप्त करके ही क्रांति को बचाया जा सकता है, गणतंत्र को बचाया जा सकता है। और इसके लिए
ये आवश्यक है कि जो क्रांति के शत्रु हैं उनको समाप्त किया जाए। इतिहासकार T.W. रिकर कहते हैं कि इट वॉज ऑब्वियसली एन एबनॉर्मल रिजीम बट द टाइम्स देमसेल्व्स वर एबनॉर्मल। It was an unconstitutional regime, for it was felt that the governments it was felt that the government must not be fettered by a constitution. Government's hand must not be fettered by a constitution. तो इस तरह से रिकर का ये कहना है कि यद्यपि ये एक असामान्य अवस्था थी, निश्चित रूप से असामान्य शासन था जो आतंक का राज्य था, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी असामान्य थी। तो इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरह से असंवैधानिक शासन था, लेकिन जो है वो संविधान के द्वारा जो है वो गवर्नमेंट के को इतना मजबूर नहीं किया जा सकता था, उसके हाथ नहीं बांधे जा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रांति को बचाने के लिए ये आवश्यक था कि कुछ कड़ाई की जाए, कुछ निर्ममता भी अगर करनी पड़े तो की जाए। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो इसके पक्ष में हैं। ऐसा होना भी अनिवार्य था क्योंकि असाधारण समय में असाधारण शासन व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। संपूर्ण देश में अशांति थी, संपूर्ण देश में अव्यवस्था थी और गणतंत्र के शत्रु इसे नष्ट कर देने के लिए तरह तरह के कुचक्र रच रहे थे। गणतंत्र के शत्रु कौन थे? जो निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखने वाले थे, जो सामंतवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले थे, जो सुविधा भोगी वर्ग थे, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। तो वो लोग जो है वो ये तरह तरह के कुचक्र रच रहे थे और चाहते थे कि किसी तरह से क्रांति के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ विदेशी शत्रु फ्रांस पर आक्रमण करने की सोच रहे थे, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हो रही थी, वहाँ खलबली मची हुई थी, वहाँ एक अराजक स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बाहर से जो आक्रमणकारी थे उनको ये लगता था कि ये सही समय है वहाँ आक्रमण करने के लिए। तो गणतंत्र को भीतरी और बाहरी दोनों शत्रुओं से बचाने के लिए उस समय एक सशक्त सरकार की आवश्यकता थी और ऐसे समय में कुछ लोगों ने आगे बढ़ कर के आतंक के राज्य की स्थापना की। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस काल में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भी मरना पड़ा, अनेक लोगों की हत्याएं की गईं, अनेक लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। परंतु यदि आतंक का राज्य स्थापित नहीं हुआ रहता और फ्रांस अपने बाहरी और भीतरी शत्रुओं से छुटकारा न पाता तो उसे अधिक हानि उठानी पड़ती। अतएव इस दृष्टिकोण से आतंक का राज्य एक व्यवहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था। परंतु मित्रों, इतिहासकारों का एक दूसरा समुदाय भी है जो आतंक के राज्य के बारे में अन्यथा सोचता है, दूसरे तरीके से सोचता है। और इतिहासकारों का जो दूसरा समुदाय है वह आतंक के राज्य के स्वरूप को अत्यंत बीभत्स बताता है और उसकी कटु आलोचना भी करता है। उनके विचारानुसार जैकोबिन दल ने देश को बचाने के लिए नहीं वरन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आतंक के राज्य की स्थापना की थी और देश की रक्षा के नाम पर चुन चुन कर उन्होंने अपने विरोधियों का कत्ल कर दिया। उनका तर्क यह है कि अगर आतंक के राज्य का उद्देश्य देश को बाहरी और भीतरी शत्रुओं से बचाना ही था तो इस उद्देश्य की पूर्ति होते ही आतंक के राज्य का अंत हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अगर आप फ्रांस की उस समय की वस्तु स्थिति को देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ।
जून 1794 ईस्वी में जब फ्रांस की सेना ने देश को बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं से मुक्त कर दिया था, उसी समय आतंक के राज्य का भयंकरतम रूप प्रकट हुआ। इस समय पेरिस में लगभग 29 व्यक्तियों की हत्या प्रतिदिन होती थी। जुलाई 1794 में फ्रांस के जेल कैदियों से भरे हुए थे और अगर इतिहासकारों का इनका कहना है कि अगर रॉबस्पियर को गिलोटिन पे न चढ़ाया गया होता, रॉबस्पियर का पतन न हुआ होता, तो उन सब की हत्या निश्चित थी। यानी जो कैदी फ्रांस की जेलों में कैद थे उन सब की हत्या निश्चित थी, क्योंकि उनको जेलों में जैकोबिन दल के लोगों ने डाला था। तो इन इतिहासकारों ने आतंक के राज्य का जो इतना बीभत्स वर्णन किया है उसका एक ऐतिहासिक कारण है। आतंक के राज्य की अवधि के पूर्व और उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक संपूर्ण यूरोप के शासकगण फ्रांस की क्रांति के विरोधी बने रहे। इसलिए उस समय जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए वो क्रांति को बदनाम करने के उद्देश्य से ही लिखे गए थे। प्रतिक्रियावादी शासकों की प्रेरणा से लिखा गया जो इतिहास था, उस इतिहास का उद्देश्य यही था कि वे इस बात को साबित करें कि इससे बीभत्स और भयंकर काल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अब जैसे आप देखिए प्रतिक्रियावादी शासक कौन थे? प्रतिक्रियावादी शासक वो थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो ये चाहते थे कि पहले की जो स्थिति थी वो बनी रहे। तो इसलिए जो है उनके इशारे पर बहुत सारे इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, उस इतिहास में आतंक के राज्य को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बहुत ही बीभत्स ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो फ्रांस का जहाँ तक सवाल है, आगे चल कर के फ्रांस में जो इतिहासकार वगैरह हुए, तो ज़्यादातर इतिहासकारों ने एक तरह से इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने कभी जो है इस बात का खंडन करने का प्रयास नहीं किया, कभी नए ढंग से रिसर्चेस करके, खोजबीन करके और नए ढंग से इतिहास लिखने की कोशिश नहीं की। और जिस तरह से आतंक के राज्य के बारे में प्रतिक्रियावादी लोगों के इशारे पर जो इतिहास वगैरह लिखा गया उसे ही मान लिया गया। और कहने का मतलब यह है कि जो आगे आने वाले जो इतिहासकार थे, वो इतिहासकार जो थे वो उसी एक ही लीक पर चलते रहे, यानी कि पीछे जो कुछ लिख दिया गया वो उसी का अनुकरण करते रहे, उसी को फॉलो करते रहे, लकीर के फकीर ही बने रहे। आतंक के राज्य की अवधि में लगभग 1 साल का जो आतंक के राज्य की अवधि थी उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए। तो कहते हैं कि इनकी संख्या निर्धारित करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 4000 से ज़्यादा लोगों को जो क्रांति विरोधी का तमगा लगा करके कि ये लोग क्रांति विरोधी हैं, ये चाहते नहीं हैं कि क्रांति स्थिर रहे, तो उन लोगों की हत्या कर दी गई थी। यदि हम फ्रांस के उस दौर के इतिहास पर नज़र डालें, दृष्टि डालें, जिसे हम पुरातन व्यवस्था कहते हैं, तो पुरातन व्यवस्था के समय में फ्रांस के निरंकुश शासकों द्वारा भी बहुत सारी हत्याएं की गई थी। अगर उन हत्याओं के ऊपर हम दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि आतंक के राज्य के समय जो हत्याएं की गईं वो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आप यूरोप का इतिहास पढ़ें, यूरोप के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां केवल थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए, जहां केवल थोड़ी सी जो है वो अपने आनंद के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए बात बात पे सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं करवा दी जाती थी। आप चार्ल्स पंचम का उदाहरण ले लें। चार्ल्स पंचम जो है वो नीदरलैंड
में जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह के अपराध में उसने लगभग 50,000 व्यक्तियों को जिंदा जलवा दिया था। इसी तरह से 24 अगस्त 1754 ईस्वी को आप फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए। फ्रांस में उस समय जो है वो धार्मिक झगड़ा चल रहा था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फ्रांस जो था वो कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाला था। अतः जो है वहाँ 1754 ईस्वी में 2000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या करवा दी गई थी। और ये हत्या क्यों करवाई गई थी? क्योंकि वो लोग जो है प्रोटेस्टेंट थे, वो रोमन कैथोलिक धर्म की बुराइयों का विरोध कर रहे थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर भी मित्रों, इतिहासकारों ने आतंक के राज्य को ही सबसे अधिक घृणित बताया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इतिहास में मिलते हैं, जैसे मैंने ऊपर कुछ आपको उदाहरण दिए। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, आखिर इतिहासकार जो है ये भेदभाव क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातन व्यवस्था में जिन लोगों की हत्या की गई वो लोग जो थे गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, यानी कि उनकी हैसियत कुछ नहीं थी, उनकी औकात कुछ नहीं थी। तो इस तरह से उनकी हत्या से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आतंक के राज्य के दौरान जिन लोगों की हत्या की गई वो सब अधिकांश जो है वो हैसियत वाले लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, बड़े बड़े पदों पे आसीन रहने वाले थे। उनमें कई बड़े बड़े नाम थे, जैसे मादाम रोला का मैंने आपको नाम बताया। तो ऐसे तमाम लोग थे। मादाम रोला के साथ और भी बहुत सारे उनके साथियों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। तो चूंकि आतंक के राज्य के दौरान जो हत्याएं की गईं वो गरीब किसानों की हत्याएं नहीं की गई थी, बल्कि वो हत्याएं कुलीन वर्ग के लोगों की, सामंत वर्ग के लोगों की, बड़े बड़े पदाधिकारियों की, उच्च वर्ग के लोगों की हत्याएं की गई थी। इसलिए इतिहासकारों को ऐसा लगता था कि जैसे कि कृषकों का जीवन तो तुच्छ था, लेकिन इन कुलीनों का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो, जिनकी नज़र में गरीबों का कोई महत्व नहीं था, उन लोगों ने इन कुलीनों की हत्या पर बहुत हो हल्ला मचाया। जहाँ तक कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार जो है वो इसे वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष के रूप में देखना गलत है। इसके द्वारा ये सही है कि बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव से क्रांति को मुक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि आतंक का जो शिकार हुए वो केवल बुर्जुआ वर्ग के लोग ही हुए। आतंक के राज्य के शिकार जो है वो तथाकथित सर्वहारा वर्ग के भी कुछ लोग हुए। तो इसलिए जो है ऐसा कहना ठीक नहीं है कि यह वर्ग संघर्ष था। वर्ग संघर्ष से इसका कोई मतलब नहीं था। ये वास्तव में क्या था, एक तरह की पॉलिटिकल राइवलरी थी। एक राजनीतिक दलों में आपस में वर्चस्व स्थापित करने का झगड़ा था, जिसके कारण ये हत्याएं हुई। आतंक के राज्य के प्रभाव की बात अगर हम करें तो आतंक के राज्य का प्रभाव उस समय की जो फ्रांस की राजनीति थी, उस समय के फ्रांस का जो शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर बहुत गहरा पड़ा। इस आतंक के राज्य के जो परिणाम हुए वो बहुत दूरगामी हुए। आतंक के राज्य का, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आतंक के राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य क्या था? वह मुख्य उद्देश्य था क्रांति को बचाना, क्रांति के सिद्धांतों को बचाना, गणराज्य को बचाना,
बाहरी और भीतरी शत्रुओं से फ्रांस की रक्षा करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1793 ईस्वी में सार्वजनिक रक्षा समिति बनाई गई थी। तो सार्वजनिक रक्षा समिति का जब निर्माण हुआ था तो उस समय फ्रांसीसी नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। इस आदेश का महत्व बाद में समझ में आया। इसका अर्थ था कि आपातकाल में जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो फ्रांस के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सेना में भर्ती हो, यानी कि नागरिकों से सैनिक सेवा लेने का अधिकार राज्य को दे दिया गया था। राज्य नागरिकों से सैनिक सेवा ले सकता था, ये पावर, ये ताकत उसको मिल गई थी। और इस प्रकार आधुनिक नागरिक सेना की एक प्रथा प्रारंभ हुई। इससे पहले जो युद्ध होता था वो युद्ध दो राजाओं की सेनाओं के बीच हुआ करता था, लेकिन अब जो युद्ध होता था वो दो राष्ट्रों के बीच में होता था। तो इस प्रथा के प्रचलन के परिणाम स्वरूप जो सारा राष्ट्र है, जो सारा देश है, चूंकि जब नागरिक ही सेना में भर्ती हो जाएंगे, सारे नागरिक सैनिक बन जाएंगे, तो सारा राष्ट्र ही जो है वो युद्ध में शामिल हो जाता था। पूरा देश ही युद्ध में शामिल, केवल सैनिक ही नहीं लड़ते थे बल्कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश के लिए लड़ता था। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड थॉमसन ने इस अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रभाव राज्य व्यवस्था पर भी उनका कहना था कि डेविड थॉमसन का कि अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रभाव राज्य व्यवस्था पर भी अनिवार्य रूप से पड़ा। यदि राज्य को अधिकार है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए नागरिकों से कोई काम ले और उनसे हर तरह के त्याग की अपेक्षा करे, तो मित्रों राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह उन नागरिकों की भलाई के लिए भी कार्य करे, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनकी जो देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों की सभी प्रकार की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो सार्वजनिक सुरक्षा समिति थी उसने काफ़ी सुधार फ्रांस के शासन में करने का प्रयास किया। उसने जो है मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया, उसने मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, और जो खाद्य पदार्थ वगैरह था उसके वितरण की समुचित व्यवस्था की। मुद्रा जो फ्रांस की थी, फ्रांस की मुद्रा जो है वो उसको नियमित करने का प्रयास किया गया, व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया, गरीबों की सहायता के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए गए, कृषकों के ऊपर भी ध्यान दिया गया, उनकी स्थिति में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया। ऐसे उपाय किए गए जिससे उपज में वृद्धि हो, और साथ ही साथ बहुत सारे लोक हितकारी कार्य जो थे वो करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जो है राज्य और नागरिक इन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो संबंध जो है उनको एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया, और देशभक्ति के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का प्रादुर्भाव भी हुआ। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि जो आतंक का राज्य था वो आतंक का राज्य, यद्यपि उसकी आलोचना भी की गई है और उसकी प्रशंसा भी की गई है। इतिहासकारों के दो दल बन गए हैं, दोनों ने अपने अपने ढंग से इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। फिर भी
कुल मिला करके आतंक का राज्य, जहां एक तरफ फ्रांस की राजनीति में भय उत्पन्न करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। तो इसलिए दोनों बातों का ध्यान रख करके ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की ये जो चर्चा है मित्रों, वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और आप वीडियोस पर कमेंट भी करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपसे शीघ्र ही किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।